लाखों कर्मचारियों को जोर का झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के लाखों कर्मचारियों को सरकार ने जोर का झटका दिया है। इस बार ये झटका केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। केंद्र के फैसले से हिमाचल के कई कर्मचारियों को तगड़ा घाटा हो रहा है। कौन है ये कर्मचारी और क्या झटका दिया है सरकार ने? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला है राजेश जी। केंद्र सरकार की अब अगर एक बात देखें, क्योंकि सरकार से जुड़ा आप, ये अलग बात है कि हम ईपीएफओ का नाम उसमें ले सकते हैं, लेकिन कहा तो केंद्रीय एजेंसी है राजेश। निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं राजेश, जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों पे हम रोज बात करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन आज पहले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से राजेश एक तो वैसे ही सुनवाई नहीं, जो उनका आरोप है कि हमारी नहीं सुनते हैं जी, आप सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं। बिल्कुल ले दे के थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर पाते हैं जी, है ना जी। और ईपीएफओ में वो जाता है जो कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनको कुछ पैसा वो मिल जाता है हल्का फुल्का। राजेश, ईपीएफओ ने ब्याज दरें घटा दी उस भविष्य निधि पे जी, और ऐसे ही घटाई है कि इतनी कम कभी हुई ही नहीं थी हाथ में। क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बात करें तो बहुत बड़ा एक तरह से झटका लगा है। कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है उसने ये ब्याज दरें कम कर दी है अग्निहोत्री जी, और ये ब्याज दरें अगर हम कहें तो मौजूदा जो साल है उसमें आप ये मान के चले कि 8.1% ब्याज अब ईपीएफ कटने पे कर्मचारी को मिलेगा, सिर्फ 8.1%। और इससे पहले जो था ये, इसमें अगर बात करें तो 0.4% की ईपीएफओ ने कटौती कर दी, मतलब 8.5 से घटा के 8.5 कर दिया, करीब 8 मान के चलिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका एक संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए है जो अपनी पाई जोड़ के उनको, देखिए संगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी बात है कि बेसिक से ज्यादा कोई कंपनी बहुत कम लाभ देती है या बेसिक पे ही ज्यादातर फोकस होता है, उसी पे थोड़ा सा एक अमाउंट कटता है जिसपे ब्याज मिलता था। पहले बहुत ज्यादा ये ब्याज हुआ करता था जिसके सहारे राशि आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़ जाती थी, रिटायरमेंट मिल जाता था ताकि बुढ़ापे में वो चीज काम आ जाती थी, वो पैसा काम आ जाता था। अब वो पैसे में आप देखिए कि वहां भी सरकार की टेढ़ी नजर एक तरह से पड़ी है, ब्याज में कटौती हुई है। तो लाखों कर्मचारियों को, या देश भर की बात करें तो 5 करोड़ कर्मचारियों को इससे घाटा होने जा रहा है आने वाले दिनों में। बहुत बड़ा झटका ये कर्मचारियों के लिए है, बहुत बड़ा झटका। देखिए, क्योंकि निजी क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं होता है जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में है, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको देखिए कभी डीए मिल रहा है, कभी कुछ, कभी कैसे पे कमीशन आ गया। प्राइवेट सेक्टर में क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे हिमाचल की बात कर लें, कितने लोग प्रभावित होंगे और इसके मायने क्या रहेंगे? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो करीब 10 लाख लोग या 10 लाख कर्मचारी निजी क्षेत्र में काम करने वाले, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। संगठित क्षेत्र का थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं, जिनका फंड वगैरह कटता है, जिनकी अटेंडेंस लगती है, रोल्स पे होते हैं, वो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। और ईपीएफओ उनके जो ये है पैसा है वो काट के फिर उस पर इंटरेस्ट देता है। उसी इंटरेस्ट की बात हो रही है जहां जिसमें कटौती करके जो रिटायरमेंट का उनको दिया गया है। अगर हम बात करें अग्निहोत्री जी की परिस्थितियां जिस तरह की पैदा हुई हैं, इसी तरह की परिस्थितियां 1970 और 1978 के दौर में पैदा हुई थी। और वहां अगर हम बात करें तो उस वक्त ये जो ब्याज दर है ये करीब 8% पे पहुंच गई थी। और उसके बाद अगर अब ये 8.1% पे है तो माहौल और आर्थिक हालात आप 1970 और 1978 वाले दौर को याद कर लीजिए, वहीं हम पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी का ठीक बात, बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद से परिस्थितियां बदली और बाद में तो ये 12% तक ब्याज दर पहुंच गई। 2016 और 17 के से आगे के आंकड़े हमारे पास हैं। 2016 और 17 में ये ब्याज दर थी 8.65%, 17-18 में हो गई 8.55%, 18-19 में हो गई 8.65%, और 19-20 में फिर हो गई 8.50%, और 1920-21 में भी यही रही 8.50%। इससे इससे नीचे अब अगर हम बात करें तो ये पहुंच गई है 8.1% पे, यानी कि 70-78 के बाद सबसे कम ईपीएफ पे ब्याज सरकार दे रही है। 1989 और से लेके 1999 तक अगर हम बात कर लें तो ये ऐसा पीक था, ऐसा ये दौर था जहां कर्मचारियों को ईपीएफ पे सबसे ज्यादा ब्याज मिलता था। 12% से ऊपर ये ब्याज दर उस वक्त थी। तो अब 8 पे आ रही है, संकेत साफ है, आर्थिक मंदी की तरफ चल रहे हैं। आर्थिक मंदी की राजेश आरोप लगाए जा रहे हैं कर्मचारियों की तरफ से, जब भी ये ब्याज दर बढ़ी घटी है
तो भाजपा की मिलीजुली सरकारें थी, और जब ये पीक पे थी, जब आपने बात किया, तो गैर भाजपा सरकारें थी तब, किसी भी पार्टी की हो। पिछले 6 साल का आपने ट्रेंड बताया राजेश, लगातार घटता जा रहा है, और पिछले 6 साल में हमारा दावा है देश नई ऊंचाइयों की ओर है ना। हम पूरी दुनिया की ताकत बने हुए हैं, हमारा जो फंड है फॉरेन रिजर्व्स का वो अभूतपूर्व है, और खुशहाली मतलब ठाठा मार रही है देश में। सही है। लेकिन कर्मचारी जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसा क्यों, सवाल ये पूछा जा रहा है राजेश। एक चीज इसमें एक सवाल उठाया जा रहा है, बिल्कुल, कि सरकारों ने शायद निजी क्षेत्र की ताकत पहचानी ही नहीं है कभी, है ना जी। अच्छा, खासकर अब अगर हिमाचल के नजरिए से बात करें तो चुनावी वर्ष में ये फैसला क्या दूरगामी हो सकता है? देखिए, चुनावी साल में अगर हम देखें तो दूरगामी तो ये एक तरह से नुकसानदेह ये फैसला लग रहा है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा या 10 लाख के करीब अगर कर्मचारी हैं और चुनावी साल में इस तरह का झटका लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पे विवश ये करेगा कि ये हुआ क्या और कैसे ये चीजें हो रही हैं जिनके इस तरह के प्रभाव सामने आ रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में उदाहरण दिए जा रहे हैं डबल इंजन की सरकारों के, जिसमें प्रदेश और केंद्र दोनों को शामिल किया जाता है कि यहाँ विकास की एक तरह से आप ये मानिए कि प्रदेश में बाढ़ आई है, तो ऐसा होना भी चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहां देखते हैं तो इस तरह के फैसले से तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को जो दे रही है वो फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की जेब अब तराशना शुरू कर दिया है सरकारों ने, इस तरह की कटौतियां करके। अगर इस तरह की कटौतियां करके विकास के दावे किए जा रहे हैं तो फिर दूरगामी फैसले क्या होंगे अग्निहोत्री जी, उनके नतीजे क्या होंगे, ये तो प्रदेश की 70 लाख की आबादी भली भांति जानती है। 70 लाख की आबादी भली भांति जाती है। राजेश, हम बार बार ये कहते रहे हैं कि मिशन रिपीट का नारा लेके चल रही हिमाचल सरकार काफी हद तक चुनौती अपनी पेश कर रही है, बिल्कुल। लेकिन मुश्किल कहां आ रही है? मुश्किल आ रही है केंद्र का असहयोग, बिल्कुल। महंगाई है ना, तेल की देख लीजिए, बाकी चीजों की देख लीजिए, कोई पैकेज नहीं, अब ऊपर से ये नया पंगा। तो राजेश, ओपीएस नहीं है ना, अब शायद अगर ये डबल इंजन ना होते तो वर्तमान प्रदेश सरकार और ज्यादा अच्छी स्थिति में होती मिशन रिपीट के लिए, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। कि अब बार बार कहते हैं एक्सपर्ट, जनता भी जानती है कि पिछले 4 उपचुनाव जो एक साथ हुए थे और भाजपा चारों हारी थी सत्ता में रहने के बावजूद, सारा जो आप ये मान के चलिए कि जो नजला था वो इस चीज पे गिरा था कि केंद्र ने महंगाई कर रखी थी। सही है। अब भाई ये सारे फैसले बिल्कुल है ना जी, और केंद्र को टाइम पे को फैसला भी देना पड़ा था। जी बाद में फिर तेल के रोल और थे बिल्कुल। हाँ, यूपी इलेक्शंस तक वो फिर कम रहे, बिल्कुल। हिमाचल की ही वो बात कही थी, नेशनल मीडिया तक ने माना था, सबने माना था कि ये हिमाचल के जो उपचुनाव है उनका परिणाम है। लेकिन अब क्या, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा शायद केंद्र सरकार को। हिमाचल के नजरिए से तभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि बीजेपी को सेंटर से कुछ ना कुछ देना चाहिए, केंद्र सरकार को, बीजेपी केंद्र सरकार को कुछ देना पड़ेगा हिमाचल के लिए, ताकि सरकार अपने जब भी वोट मांगने जाए तो उससे सवाल टेढ़े ना हो, बिल्कुल, बल्कि उल्टे वो दावा कर सके कि देखिए जी हम ये ले भरी मुट्ठी के साथ, जी भरी मुट्ठी के साथ जाए। राजेश, सरकारी क्षेत्र जी, प्राइवेट, हमने निजी सेक्टर की बात कर ली, सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी तो बहुत आस है, कर्मचारियों को, और जो मीटिंग होने जा रही है परसों कैबिनेट की, जी उससे उम्मीदें बहुत हैं कि उससे कुछ हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, बिना धन के कितनी उम्मीद रखनी चाहिए मंत्रिमंडल की बैठक से किसी भी खुशखबरी की? बिल्कुल, देखिए, धन के लिए उम्मीद रखें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं, संभवतः कुछ ना कुछ मिले, इस तरह की प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को आस है। दूसरा, इसमें धन का प्रावधान, जीएसटी का भी 800 करोड़ से ज्यादा हिमाचल प्रदेश को पैसा मिला है, तो वहां से धन की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि नए पे कमीशन को लागू हुए आधा साल हो गया अग्निहोत्री जी, बिल्कुल। लाभ कहां है पे कमीशन के, वो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, कर्मचारियों का चैलेंज सरकार के सामने है। पे कमीशन के भत्ते रिवाइज होने हैं, सरकार ने अभी भत्ते रिवाइज किए नहीं है, वो दबाव पे भी देनदारियों का सरकार पे होने वाला है। हायर ग्रेड पे कर्मचारियों का बहुत बड़ा मसला है, आप मान के चलिए इस कैबिनेट की बैठक में वो मुद्दा, उस पर चर्चा होनी है। सरकार ने भुगतान कर्मचारियों के लिए करना है, पैसा उसके लिए चाहिए। इसके अलावा हम बात करें एरियर की किस्त फाइनल इस महीने सरकार ने देनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। जो आईटी जो भर्ती है उनको क्लर्क के बराबर हायर ग्रेड पे सरकार ने देनी है, उस पे फैसला होना है। कॉलेज लेक्चरर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिस तरह से आंदोलन पे हैं, आप देखिए अब तो उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी और आने वाले 9 जून तक उन्होंने कॉल दे दी है भूख हड़ताल की। सही है। उस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए उनके लिए यूजीसी का स्केल सरकार ने लागू करना है, पैसा उसके लिए चाहिए। कैबिनेट की जो मीटिंग आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण मसले हैं जहां उनको सोमवार को लेकर बहुत इन पे अहम चर्चाएं होने जा रही हैं। पैसा इसमें बिल्कुल रोड़ा है और सरकार के सामने चुनौती
जितनी भी पैसा है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं, देखते हैं वहां से क्या लेके आते हैं, फिर कर्मचारियों को क्या मिलता है, ये सोमवार को पता चल जाएगा। सोमवार को ही पता लगेगा, उससे पहले तो जो भी बात हुई वो असम्पशंस होंगी, सुनी सुनाई बातें हैं। बिल्कुल। पर ये भी ध्यान रखना होगा राजेश, कैबिनेट हो रही है 6 जून को और 16 जून को आ रहे हैं प्रधानमंत्री धर्मशाला, 2 दिन रहेंगे कैबिनेट को, वो भी तो विचार करना पड़ेगा और जाहिर है वो बड़ा मसला होगा एक तरह से सरकार के सामने फिलहाल। ओपीएस राजेश, ओपीएस के लिए पेंशन संकल्प रैली, वही नाम दिया है ना जी बिल्कुल। रिकांगपिओ में हमने देखा परसों से जो शुरुआत हुई और कितना ज्यादा कर्मचारी वहां पे इकट्ठे भी हुए थे। बिल्कुल। अच्छा राजेश, ओपीएस हम कई बार बोल चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कई भाजपा के नेता भी मान चुके हैं कि एक जेन्युइन मसला है, बिल्कुल, लेकिन बिना धन के शायद मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक शायद ही सरकार कुछ कर पाए इस विषय में, क्योंकि डबल इंजन है ना, बड़े वाले इंजन की झंडी चाहिए, उसके बिना छोटे वाला इंजन नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो थोड़ी सी उम्मीद बंधा रही है। आज खासकर कुछ ऐसा हुआ राजेश, क्या हुआ है और क्या आपकी जानकारी में है? बिल्कुल, देखिए ओपीएस के मसले को लेकर सरकार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में जी, क्योंकि फैसला अगर ओपीएस कर्मचारियों के हक में लेते हैं तो फिर केंद्र सरकार से एक तरह से एनओसी लेनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, नहीं मानेंगे जवाब देना पड़ेगा। सरकार है शायद नहीं करते हैं तो कर्मचारी को महान आंदोलन आगे तैयार बैठे हैं, बहुत बड़े आंदोलन हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं। एक राहत की उम्मीद इसमें जगी है और राहत की उम्मीद जिस तरह से नजर आ रही है और जिस तरह का एक बयान आया है भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना का आज, वहां से लग रहा है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बिल्कुल, हिमाचल सरकार, उन्होंने ये कहा है, देखिए बयान देखिए, कि हिमाचल में लागू होने वाली पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी सरकार गंभीर है। मतलब सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रही है, क्योंकि अगर हम कर्मचारियों का देखें, चुनावी साल है, इतनी बड़ी स्टेट कॉल कर्मचारियों ने दे रखी है। आप ये मान के चलिए 1.25 लाख के करीब कर्मचारी परिवारों के साथ विधानसभा का मानसून सत्र में सरकार के घेराव के लिए जाएंगे। तो इस तरह से अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा हिमाचल प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन बहाली की सोच रही है, घोषणा होने की देरी है। इससे पहले आप ये देखिए जेपी नड्डा साहब बोल चुके हैं। और राजेश एक चीज और एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ अब की बात नहीं है, जो भी सरकार कर्मचारियों को ओपीएस देगी, आप ये मान के चलिए कि वो कर्मचारी जब तक है तब तक उस पार्टी के ऋणी और मुरीद बन के रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये एक परमानेंट वोट बैंक होगा जिससे जो भी ये बहुत बड़ी बात है राजेश। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में लगभग 8 से 10 लाख लोगों का परमानेंट वोट बैंक। बिल्कुल। अब देखते हैं कि किसके हाथ ही बाजी लगती है, कौन इस दौर में आगे निकलता है, कांग्रेस या भाजपा। राजेश अंतिम प्रश्न मेरा, नौकरियों के इंतजार में है नौजवान। बिल्कुल। हालांकि हमीरपुर से जो हमारा चयन आयोग है उसने कई पद विज्ञापित किए, लगभग 1500 नौकरियां और धड़ाधड़ निकल भी रही हैं। बिल्कुल। लेकिन राजेश नई नौकरियों का सृजन, बिल्कुल, ये वो एक बड़ा मसला है। बिल्कुल। कितना वक्त है और क्यों नहीं जल्दी सरकार सोच रही है इस विषय में? क्या यहाँ भी धन का ही रोड़ा है? क्योंकि देखिए नौकरियां तभी मंजूर होंगी जब पहले आपके हाथ में धन होगा। वित्त मंत्रालय ऐसे तो करने से रहा, या वित्त विभाग ऐसे से कर रहा है। क्या आपकी राय क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन अग्निहोत्री चुनावी साल है और चुनावी साल में आप देखिए कि युवाओं को साधना भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जेई सिविल की हम बात कर ले, एक ऐसा युवा वर्ग जो लगातार मांग करता रहता है। 2018 के बाद ना पीडब्ल्यूडी में कोई वैकेंसी जेई सिविल की भरी गई है और ना ही फिर जल शक्ति विभाग में भरी गई है। चुनौती अब इन युवाओं को साधना भी सरकार के सामने है। जेबीटी की जहां तक बात है कि प्रदेश भर की अगर हम बात कर ले अग्निहोत्री, जो 40,000 से ज्यादा जेबीटी और डीएलएड ट्रेंड हमारे पास बैठे हुए हैं। 3,301 पद आप शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। उससे पहले आप देखिए कि 2019 में ये 2018 में जो विज्ञापन पद कुछ विज्ञापित किए थे 1500 के करीब, 1,500 के करीब। फिर 2021 में कुछ पदों की भर्ती हुई, बाकी जो बैच वाइज थे वो खाली एक तरह से रह गए, सीधी भर्ती हुई नहीं, बैच वाइज भरे गए थे। तो यहाँ ये चुनौती भी अब है, इन आवेदकों की चुनौती भी सरकार के सामने है। पुलिस की चुनौती ये है अग्निहोत्री जी की चुनावी साल है, कांस्टेबल भर्ती नहीं हो रहे हैं। इससे पिछली भर्ती भी आप देखिए एक प्रक्रिया में फंस के रद्द हो गई थी, फिर ये वाली अभी लटक गई है। तो वहां पद उनके पास भी खाली है, डिपार्टमेंट का काम भी नहीं चल रहा है, लाइब्रेरियन के पद भरे नहीं गए, कई तरह के पद हिमाचल प्रदेश में खाली है। युवा नौकरी के इंतजार में है, सरकार को चुनाव लड़ना है और चुनाव से पहले सरकार को नौकरियां देने वाली है। परसों की कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले होने जा रहे हैं इस पे। जी राजेश, वही हमारी बात है कि
देखते हैं कितने होंगे। वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। टीजीटी के राजेश बहुत ज्यादा जोर है। आप देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में टीजीटी चाहे आर्ट्स हो चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल, इन पदों को लेकर सबसे ज्यादा ऑर्डर लगती है। ये भी बड़े दिनों से नहीं निकली है। हाँ, लेकिन एक चीज हम चलते चलते बता दें अपने दर्शकों को कि जो देखिए पोस्ट कोड 721 था ना 2-3 साल पहले राजेश जो टेस्ट हुआ था, उसके लिए शेड्यूल आ गया है और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको टेक्स्ट मैसेज पहुंच रहे हैं और उनके एक लिस्ट भी इशू हो गई है कि आपका किस दिन वो आपका काउंसलिंग या जिसको आप जो भी उस प्रोसेस को बोल लीजिए वो है। राजेश, हाँ, इसमें ये भी बता दूं कि जो नॉन जेबीटी लोग हैं उनको भी आए हैं, जिन्होंने जेबीटी नहीं कर रखी है बट टीजीटी हैं। आगे क्या होता है उस पर वो अलग बात है, लेकिन शेड्यूल में वो लोग भी शामिल हैं।